राइट, उम्मीद है आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। तो ये अपना वाइवा का क्वेश्चन है जो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। लास्ट क्वेश्चन लूप में नेस्टेड लूप क्या होता है ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज का कहानी हम लोग इससे थोड़ा सा आगे से चलेंगे, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन से बहुत शॉर्ट में क्वेश्चंस देखते चलेंगे एंड ट्राई करेंगे कि आज हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस अचीव कर पाएं, राइट। तो सबसे पहले कहानी शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 21 से कि एरे क्या होता है। तो सबको पता होगा एरे हम लोग बता रखे हैं कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है, राइट। जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को मिला के अगर हम एक उसका समूह बनाए तो उसको हम लोग एक एरे बोल सकते हैं, राइट। एंड एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप। तो ध्यान रखिए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होने के साथ साथ बात एक और है कि ये सेम टाइप का होता है। सेम टाइप बोले तो अगर सारा इंटी ये पहला डेटा अगर इंटीजर है तो बाकी सब इंटीजर ही होगा। नेक्स्ट चीज कहता है इट स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। तो एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करवा सकते हैं। आप लोग को याद होगा मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 बनाने से अच्छा एक मार्क्स नाम का एरे बना दीजिए और सारा डेटा एक साथ डाल दीजिए। वही बात फिर से हिंदी में लिखा है कि एरे सेम टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन है, ठीक है। एरे जो है आपका सेम टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ये जो है एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर लेता है, ठीक है। सो दैट्स गुड थिंग। चलते हैं आगे, बात करते हैं वन डायमेंशनल एरे। तो ये थोड़ा हम लोग डिफरेंस दोनों में बता देंगे, वन डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे क्या है। बहुत शॉर्ट में बताएंगे, आप लोग उम्मीद है समझ जाएंगे। तो एक एग्जांपल से हम बता देते हैं वन डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे क्या है, ठीक है। आई होप आप लोग रेडी होंगे। देखिए वन डायमेंशनल एरे को ना आप बस लिस्ट जैसा समझिए, राइट। जैसे अभी हम बना रहे हैं तो आप समझ सकते हैं अगर हम कुछ ऐसा लिख दें इंट ARR और इसका साइज लिख दें 5। और इसमें अगर हम 5 में नहीं, चलिए 3 ही डाल देते हैं इसका साइज। और 3 एलिमेंट अगर हम ऐसे करके लिख देते हैं 10 20 एंड 30। तो ये क्या है आपका एक सिंगल डायमेंशनल एरे है या फिर वन डायमेंशनल एरे इसको आप बोल सकते हैं, राइट। अगर अगर आप इसी चीज को चाहते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे तो वो कैसा होता है, मैट्रिक्स जैसा दिखता है। उसमें क्या होता है ना, एरे ऑफ एरे। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग एक इंट मैट बना के दिखाते हैं, ये 3 और 3, ऐसा एरे कैसा दिखता है, एक एरे होता है, ठीक है। ये एरे होता है। अब इस एरे के अंदर ना देखिए पहला बार जितना लिखा है ना 3, पहले क्या लिखा है, पहले ब्रैकेट में 3, तो आप ऐसा समझिए इस एरे के अंदर क्या होगा, 3 ऐसा एरे होगा। क्लियर, क्या ये सबको समझ में आया। अगर यहाँ पे 6 लिखा होता तो इस बड़े वाले एरे के अंदर ऐसा छोटा छोटा एक, फिर कॉमा, 2 कॉमा और 3 कॉमा, ऐसा 6 तक होता। क्लियर, समझ में आया। टू डायमेंशनल एरे का पहचान यही है कि उसमें जैसे नॉर्मल एरे में एक बार ये साइज लिखा रहता है, इसमें क्या होता है 2 बार साइज लिखा रहता है। एक बार कितना एरे के अंदर कितना एरे होगा और फिर हर एरे के अंदर कितना एलिमेंट होगा। जैसे हर एरे के अंदर 3 3 लिखा है तो मान लीजिए पहले वाले में भी कोई 3 नंबर रख देता है। पहले वाले मान लीजिए रख दिए 4 3 और 5, ठीक है। दूसरे वाले में रख देते हैं 1 6 और 2। तीसरे वाले में रख देते हैं 7 2 और 1। क्या ये सबको समझ में आया, वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल एरे के बीच में डिफरेंस। इट्स वेरी क्लियर कि इसमें क्या होगा, रोज एंड कॉलम दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। इसमें क्या है, अगर 3 साइज लिखा है तो सीधा सीधा 3 ठो इंटीजर की बात कर रहा है। इसमें क्या लिखा है 3 3, मतलब 3 ठो इंटीजर एरे और हर एरे के अंदर 3 3 एलिमेंट। इज दैट क्लियर, बहुत बढ़िया। देखिए वन डायमेंशनल एरे जो ऊपर वाला एरे था ये वन डायमेंशनल एरे था, क्वेश्चन में यहाँ पे लिखे हुए हैं इट इज अ, देखिएगा क्या कहता है, सुनिएगा, इट इज अ लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट एक्सेस्ड बाय इन सिंगल इंडेक्स, इट इज सिंपल फॉर्म ऑफ एरे। ये क्या है, सिंगल इंडेक्स से एक्सेस होता है। अगर आप इसमें पहला वाला एलिमेंट चाहते हैं तो आप सिर्फ ARR 0 करके ये एलिमेंट ले सकते हैं, ARR 1 से ये वाला, ARR 2 से ये वाला एलिमेंट ले सकते हैं। इस तरह से एलिमेंट्स आप गेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट चीज है, अगर ARR मैट 3 है, इसका मतलब क्या है कि अगर इसमें 3 लिखा है ना तो ये जो बड़ा वाला एरे है इसके अंदर 1 2 3 3 एरे होगा। अगर यहाँ पे 6 लिखा होता तो ऐसा छोटा छोटा 1 2 3 4 5 6 एरेज होता। अभी जो दूसरा बार 3 लिखा है ये बता रहा है कि उसके अंदर कितना एलिमेंट होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ठीक है।
मान लीजिए एक बना देते हैं टेबल, ठीक है। तो टेबल में मान लीजिए ना आप 3 2 लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या है, अंदर में जितना सब में आएगा दो दो एलिमेंट ही आएगा, ठीक है। ऐसा 3 एरे तो होगा, 1 2 3, बट सबके अंदर कितना होगा, दो दो एलिमेंट। क्या सबको 2 डायमेंशनल एरे समझ में आया? आप इसको रो कॉलम से भी समझ सकते हैं कि जो ये पहला वाला है ना, ये बताता है नंबर ऑफ रोज कितना है। तो ये पहला रो मान लीजिए, ये दूसरा रो मान लीजिए, और ये तीसरा रो मान लीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी चीज को थोड़ा सा कंफ्यूजन ना बढ़े इसलिए थोड़ा इसको ऐसे लिखते हैं। समझ गए आप लोग? इसी चीज को थोड़ा ऐसे लिखते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे एक वो मिसिंग है। क्या ये समझ में आया आप लोगों को क्या लिखे हैं हम? देखिए पहला वाला डेट एरे लिख दिया, उसके बाद कॉमा का साइन लगा दिए, ठीक है। फिर दूसरा वाला एरे लिख दिया, उसमें कॉमा का साइन लगा दिए, और तीसरे वाले के बाद तो नहीं ही लगाना है। क्लियर है? तीसरे वाले के बाद आप समझिए ब्रैकेट लगा देना है। क्या इस तरह से भी आप रोज कॉलम के फॉर्म में इसको एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। बात करते हैं 2 डायमेंशनल एरे। आप देख ही लिए कि इट इज अ टेबल ऑफ एलिमेंट्स अरेंज्ड इन रो एंड कॉलम्स, इट इज एक्सेस्ड यूजिंग 2 इंडेसेस। अच्छा, इसमें अगर ये वाला एलिमेंट चाहिए ना, ये वाला एलिमेंट चाहिए 4, जो सबसे पहले दिख रहा है 4, अगर आपको ये वाला चाहिए तो आप कैसे करेंगे? आप लिखेंगे टेबल, टेबल में 0 इंडेक्स मतलब पहला एरे, और उसमें 0 एलिमेंट, मतलब 0 पोजीशन पे जो एरे है उसमें भी जो 0 पे है वो चाहिए। तो आप सिंपल इसको ले, 4 को जो पहला नंबर दिख रहा है ना, उसको लेने के लिए आप सिंपल टेबल, अरे मामा आ जाओ यार, टेबल, इसमें 0 और इसमें 0, अगर आप ये प्रिंट करेंगे 0 0, तो क्या आएगा, 4 आएगा। बट अगर आप 0 1 प्रिंट करते हैं ना, तो 0 का मतलब है ये जो पहला वाला एरे है वो, और 1 का मतलब उस एरे में ये वाला एलिमेंट, नेक्स्ट वाला एलिमेंट, यानी 3 आएगा। क्लियर? इस पे अगर आपको समझ में आता है तो ठीक, वरना कभी फुर्सत में समझिएगा। 3D एरे में क्या होगा, जैसे ये अब एरे है, एरे के अंदर ये एक एरे, दो एरे, तीन एरे, अब उसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो ये 4 और 3 आ रहा है ना, इसके जगह पे भी एक एरे आएगा, एक एरे आएगा। क्लियर? 3D एरे आई थिंक, आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा रेलेवेंट होगा, बट कभी हुआ तो देखेंगे उसको। क्लियर? बट यही समझिए कि ये क्या है, 2D में क्या होता है, एक एरे में एरे 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 होता है। बट अगर 3D होता तो क्या होता, यहाँ पे एक और बार ऐसे साइज लिख देता, मान लीजिए 2। अब क्या होगा कि यहाँ पे भी एक 2 साइज का एरे होगा, यहाँ पे भी एक 2 साइज का एरे, 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 यहाँ पे भी एक 2 साइज का एरे। सो दिस इज हाउ इट्स गोना वर्क, राइट? तो आई होप समझ में आया होगा 3D एरे वाली बात। जो लोग पूछा है उसको समझ में आया होगा, और जो लोग नहीं पूछा है उनको समझने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उतना भी रिलेवेंट नहीं है ये पॉइंट। क्लियर? क्या हम लोग आगे चले? 1D एरे एंड 2D एरे क्लियर है? देखिए अभी तक हम लोग सिर्फ 3 क्वेश्चन समझे हैं कि एरे क्या होता है, तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, जो कि आप सबसे सिंपल वाला देख लिए। दूसरी चीज क्या है कि एरे में सब डेटा सेम होता है, जैसे 10 20 30। ऐसा नहीं कि 10 20 30 के बाद हम कॉमा देके अपना आ, मन करेगा तो कॉमा लगाएं और बोले कि यहाँ पे हर्षित रहेगा, बट ये नहीं हर्षित रह सकता, क्योंकि ये इंटीजर एरे, इसमें सिर्फ इंटीजर डेटा ही आ सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा सेम डेटा टाइप वाला मामला क्या है। तो आगे चलो, हेडर फाइल क्या होता है? हेडर फाइल जो आप ऊपर लिखते हैं सबसे ऊपर, हैश इंक्लूड स्टीडियो डॉट एच, दिस इज आपका हेडर फाइल। ऐसा नहीं है कि दुनिया में एक के गो हेडर फाइल है, एक और भी है, एस टी डी एल आई वी डॉट एच, एक और नहीं, इनफैक्ट बहुत सारा है। एक स्ट्रिंग डॉट एच भी है। स्ट्रिंग डॉट एच ही नहीं, मैथ के लिए भी एक मैथ डॉट एच है। अगर आप कोनियो वनियो वाला कुछ लोग काम करे होंगे तो आपको पता है कि एक सबसे फेमस है, जो आप लोग बहुत लोग हल्ला करते हैं कि ई काहे नहीं लिखते हैं, तो वो भी है। वो जनरली पुराने जो है मामला, पुराना कंप्यूटर वगैरह वो यूज करता है, तो कोनियो है। अच्छा, एक बात है, जब आप हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं ना, तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें का कोई भी कोड आप यूज किए। जैसे इतना सारा फाइल हम इंक्लूड कर दिए, राइट? आपने देखा कि इतना सारा फाइल हम इंक्लूड कर दिए, बट अगर मेरा नहीं मन होगा तो हम नहीं यूज करेंगे, राइट? देखिए इस सब हेडर फाइल, यहाँ पे कोनियो क्यों बोल रहा है, अच्छा ये कोनियो मिला ही नहीं। अब कोनियो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि कोनियो जो है आउटडेटेड हो गया है, रेंज से बाहर है। अब कोनियो मॉडर्न कंपाइलर में नहीं आता। फिर कहाँ ये दिक्कत आ गया? अच्छा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट एक्स्ट्रा है। रन करते हैं, ये सही चलेगा, डोंट वरी। बस हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा हेडर फाइल ऐड कर भी देते हैं तो उससे कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, बूल डॉट एच है बूलियन के लिए, वैसे बहुत सारा है, फाइल के लिए है आपका, ठीक है। काय हंस रहा है जी? नेक्स्ट,
बात करते हैं हेडर फाइल, तो समझ ही गए। रुक जाओ भाई, अगर हमारा लाइट आ गया है तो हम लोग ऑन कर देते हैं कैमरा। ये कहाँ हो चला गया भाई? अरे इस पे एक स्टैंड में लगा रहता है तो सही रहता है, ना तो गिर जा रहा है। बढ़िया स्टैंड लगाना पड़ेगा। गुड। क्या आप लोगों को हम दिख पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, ठीक है। सर वो कैमरा ऑन करना है क्या? सबको नहीं करना है भाई। सब लोग ऑन करेगा तो क्या करोगे? तुम्हें देख के कोई क्या कर लेगा? हम तो इसीलिए ऑन कर देते हैं कि थोड़ा कभी कभी ऐसा हाथ वाथ हिला के कुछ बताते हैं तो आप लोग को समझ में आ जाता है। और कुछ लोगों को हाथ दिखाना भी पड़ता है ताकि वो लोग थोड़ा कायदे में रहें। हमको लगता है अगर ये क्लास होता तो दोस्त हम तुमको सारा सुविधा दिखाते, बट चूंकि ये ऑनलाइन क्लास है तो थोड़ा, कहते हैं ना उसको, थोड़ा आप दीवार के पीछे हैं इसलिए बच जाते हैं। कभी सामने सामने आइए फिर हम बताते हैं। हम भी विद्यार्थी रहे हैं दोस्त। चलिए, हैज इंक्लूड की बात करते हैं, ठीक है। हैज इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अब ये सब कुछ भी अगरम बगरम लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि जो हैज इंक्लूड है इससे आप कोई भी फाइल को इंक्लूड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बोलता है एक हेडर फाइल इंक्लूड करने के लिए यूज होता है, इट अलाउज यूजेस ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। तो इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस जो पहले से बने हुए फंक्शंस हैं उसको हम लोग यूज कर पाते हैं, ठीक है। अब हिंदी में लिखा हुआ है तो बस वही है कि हैज इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करता है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये बताए मतलब कि प्रोसेस करने से पहले चलने वाला कमांड, ठीक है। और ये क्या करता है, जनरली हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने में हेल्प करता है। बस इतना ही मामला है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट, ठीक है। पूछता है डिफाइन क्या है, ठीक है। तो हैज डिफाइन इज यूज टू डिफाइन कॉन्स्टेंट्स और मैक्रो, इट रिप्लेसेस वैल्यूज बिफोर कंपाइलेशन। तो कंपाइल होने से पहले ये वैल्यू रिप्लेस कर देता है। तो इसको हम लोग एक आइडिया से दिखाएंगे आप लोगों को, डिफाइन वाला चीज ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर अभी हम यहाँ लिख दें फ्लोट, या फिर छोड़िए हम लिख देते हैं प्रिंटफ परसेंट डी, ठीक है, सॉरी परसेंट एफ, और यहाँ पे पाई प्रिंट कर देते हैं। अब देखिएगा हम पाई कहाँ बनाएंगे। हम कोई पाई वेरिएबल नहीं बना रहे, हम बस एक मतलब डिफाइन करेंगे। हैज डिफाइन पाई, और पाई क्या है, पाई मतलब 3.14। तो जहां भी पाई कोई मांगे तो उसको 3.14 दे देना। क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड। देखिए, क्या आप लोगों को ये कहानी समझ में आया कि क्या है? एक्चुअली ये कोई वेरिएबल नहीं है। पाई इज नॉट अ वेरिएबल। जैसे पाई क्या है ना, बस किसी चीज का निकनेम है। जैसे आपको एक और एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे 9000, ये वेरिएबल नहीं है, मेमोरी में कोई वेरिएबल नहीं है। ये चीज कब होता है, बहुत लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे हम लिख दिए डिफाइन ए 9000, तो ऐसा समझिए आप अपने प्रोग्राम में कहीं भी ए यूज करेंगे ना तो वो समझ जाएगा कि पक्का ये 9000 की बात कर रहा है। तो आप अगर ए प्रिंट करेंगे तो ये क्या बोलेगा, 9000 बोलेगा। एक सेकंड, परसेंट एफ नहीं परसेंट डी में प्रिंट करना है। क्या आप लोगों को ये कहानी समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा? ये डिफाइन क्या है, वेरिएबल नहीं है, पहले बता रहे हैं ये डिफाइन कर वेरिएबल नहीं है। क्या है, आप किसी चीज को कोई निकनेम दे सकते हैं। जैसे आपको ना अपने प्रोग्राम में कहीं मान लीजिए वो यूज करना है, राइट। ये जनरली कब यूज किया जाता है हम आपको बताते हैं। जब आप लोग एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें आपको पता है मैक्सिमम मार्क्स, जैसे क्विज वगैरह आप बना रहे हैं उसमें आपको पता है मैक्सिमम मार्क्स कितना है, मैक्सिमम मार्क्स 100 है। तो ये जनरली यूज होता है मैक्स मार्क्स, बस एक कांस्टेंट बनाने के लिए कि अब कहीं भी अगर आपको मान लीजिए मतलब टोटल मार्क्स रेफर करना है तो आप सिर्फ मैक्स मार्क्स लिखेंगे, ठीक है, राइट। आप मैक्स मार्क्स लिखेंगे तो मैक्स मार्क्स को प्रिंट कर सकते हैं। अब इन फ्यूचर ऐसे बनाने से होता क्या है कि कभी आपको अपने क्विज का टोटल मार्क्स 100 से बढ़ा के मान लीजिए कि 250 करना पड़ गया, ठीक है, 250 करना पड़ गया। तो आप 250 करेंगे तो आपके प्रोग्राम में जहां जहां मैक्स मार्क्स यूज हुआ होगा सब जगह 250 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये वेरिएबल की तरह ऐसा अभी के लिए मान लो वेरिएबल है जैसा ट्रीट होता है, बट एक्चुअली क्या होता है, रियलिस्टिक में यही बात है कि ये जो जहां जहां मैक्स मार्क्स इस कोड में होगा कंपाइल होने से पहले उस मैक्स मार्क्स को हटा के और यहाँ पे 250 कर दिया जाता है।
क्या ये बात समझ में आया? कंपाइल होने से पहले जो आप मैक्स मार्क्स 250 लिखे हैं, तो आप बस यही बोले हैं कि मैक्स मार्क्स ही 250 है और 250 ही मैक्स मार्क्स है। क्लियर? कहीं भी अगर आप अपने कोड में मैक्स मार्क्स मेंशन किए हुए हैं तो उसको रिप्लेस करके 250 कर दिया जाएगा। ठीक है, दैट्स इट। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब क्या है क्वेश्चन? डिफाइन आप लोग समझ गए, फिर होता है फंक्शन। क्या होता है फंक्शन? से इजी तो कोई बातें नहीं है। अभी जो आप लोग ये फंक्शन देख रहे हैं इंट मेन, ये भी एक फंक्शन ही है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एक और ऊपर फंक्शन बना दें, इसका नाम दे देते हैं वॉइड खेलो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रिंटफ, यहाँ पे लिख देते हैं खेल गया। ठीक है, तो बस अब अगर इस फंक्शन को हम लोग जहां जहां पे खेलो फंक्शन कॉल करेंगे, वहां वहां पे बोलेगा खेल गया भाई, खेल गया। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पे खेलो फंक्शन कॉल करते हैं, अच्छा देखिएगा, फंक्शन बनाते टाइम बहुत सारा तिगरम होता है कि भाई रिटर्न टाइप लिखो, फंक्शन का नाम लिखो, कुछ आर्गुमेंट लेगा या नहीं लेगा, मतलब फंक्शन कुछ चलने से पहले लेगा कि नहीं लेगा। ठीक है, जैसे होता है ना, दुनिया में दो तीन तरह का आदमी होता है। एक होता है जो काम करने से पहले कुछ लेता है, और एक होता है बिना लिए काम कर देता है। आप उसको बोलिए कि गाना गाओ तो गाना गाने लग जाएगा। एक वो हुआ जिसको बोलिए गाना गाओ तो वो बोलेगा लाओ पैसा। बात समझना, वो पहले कुछ लेगा। तो ये जो फंक्शन यहाँ पे खाली है, मतलब कुछ नहीं लेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये बोल रहा है प्रिंट एफ में बस प्रिंट कर रहा है कि खेल गया। ठीक है, तो अगर आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आप सिंपल लिख सकते हैं हेलो, सॉरी हेलो नहीं, खेलो भाई, खेलो। तो खेलो फंक्शन को आप कॉल करेंगे, जब भी आपको सिर्फ फंक्शन का नाम दिखे और ये ब्रैकेट दिखे, तो इसका मतलब समझिए फंक्शन को चलवाया जा रहा है, कि जो भी इस फंक्शन के अंदर कोडिंग किया हुआ है वो चलाओ। राइट, तो आप रन करेंगे तो आपके पास दिखेगा खेल गया। दिखो भाई खेल गया, काहे नहीं दिख रहा? दिख गया खेल गया, बढ़िया। अगर यही चीज आप 3 बार कर देते हैं ना, 3 बार चला देंगे फंक्शन, फंक्शन तो वही है, उसके अंदर एक ही बार लिखा हुआ खेल गया, बट वही चीज आप बोल रहे हैं 3 बार करो, खेलो खेलो खेलो, तो खेल गया खेल गया खेल गया बोल देगा। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आया 3 बार क्यों आया? कम बिगर भी देता फ्री वाला? क्या कह रहा है दोस्त? अच्छा, यार बेहुदा कहीं का। अब बोलो। तो आप समझ गए होंगे, राइट? एक चीज हम लोग को थोड़ा टाइम दीजिए, हम लोग 35 क्वेश्चन पे चल के ना एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ठीक है, थोड़ा हम लोग को तेज चलने दीजिए। फंक्शन आप समझ गए, फंक्शन ऐसे बनता है और ऐसे यूज होता है। आप 3 बार की जगह 4 बार भी यूज कर सकते हैं, आप किसी इफ एल्स के अंदर यूज कर सकते हैं, लूप के अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे कीजिए। ठीक है, फिर होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। कौन है? जो अभी आप खेलो फंक्शन बनाए, ये जो मेन फंक्शन है, ये सब क्या है? यूजर डिफाइंड है। अब बात करते हैं कि अच्छा यूजर डिफाइन ये बोला, ये प्रोग्रामर द्वारा बनाया गया फंक्शन होता है, ये कोड को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, इट इज अ फंक्शन क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर, इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग द कोड। नेक्स्ट थिंग बोलता है कि व्हाट इज रिकर्जन। रिकर्जन क्या है? तो रिकर्जन इज व्हेन फंक्शन कॉल इटसेल्फ, एक ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल कर दिया। अब एग्जांपल से बताते हैं, जैसे ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर आप क्या देख रहे हैं? मेन फंक्शन के अंदर आप देख रहे हैं, अरे यार इसको हटा, खेलो फंक्शन कॉल किया, फिर खेलो कॉल किया, खेलो कॉल किया। अच्छा, खेलो फंक्शन के अंदर क्या है? प्रिंटफ कॉल हो रहा है। खेलो फंक्शन के अंदर प्रिंटफ फंक्शन चलाया जा रहा है। कॉल करना मतलब चलाना। जैसे आप देख रहे हैं मेन फंक्शन के अंदर खेलो फंक्शन 1 बार 2 बार 3 बार चलाया, और हर बार खेलो फंक्शन के अंदर प्रिंटफ चलाया जा रहा है। राइट, बट अभी आप एक ऐसा फंक्शन देखेंगे जो खुद को ही चला देता है। चलिए, तो कहानी को शुरू करते हैं। एक ऐसा फंक्शन जो खुद को ही चला देगा, देखिएगा क्या करेगा। एक ऐसा फंक्शन लिखते हैं जो खुद को ही चला दे, तो फंक्शन का नाम होगा void repeat। ठीक है, या फिर void चलो नाम का एक फंक्शन है। अभी चलो नाम का फंक्शन बहुत खतरनाक है। एक्चुअली ये क्या करता है, एक नंबर लेता है, इसको कभी तो रुकना पड़ेगा ना, n। ठीक है, और अच्छा इसको इनफाइनाइट ही चला देते हैं। चलिए, पहली बार है इनफाइनाइट चलाएंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, बोल देंगे चलो। कितना खतरनाक बात है, जब भी कोई चलो को एक बार चला देगा, चलो को एक बार चला देगा, अब चलो फंक्शन के अंदर बोलेगा चलो को ही चलना है, फिर चला, मतलब ऐसे समझिए चलो मतलब ये पूरा फंक्शन चलेगा। क्लियर? यहाँ पे चलिए प्रिंट भी कर देते हैं।
चलना शुरू करते हैं, ये फंक्शन देखिएगा कैसे चलता ही रहेगा, मानेगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक और चीज कर देते हैं, इसको ना एक इनिशियल वैल्यू हम लोग दे देते हैं इंट एक्स करके। ठीक है, और ये हर बार क्या करेगा ना, एक्स को प्लस प्लस कर देगा। ठीक है, क्लियर। और जब भी चलेगा तो ये एक्स के नए वैल्यू के साथ चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे साथ में एक्स भी प्रिंट करेगा। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हमको ये एक्स नहीं रखना चाहिए था इसमें, भारी मिस्टेक हो गया ये तो। एक काम करते हैं, इसको नीचे रखो। अभी चलो फंक्शन जो है बिना किसी समस्या के चलेगा। ठीक है, मतलब लगातार चलेगा। चलो फंक्शन के पास कुछ नहीं पता है, चलो कुछ लेता नहीं है, कुछ करता नहीं है, बस एक बार चलना शुरू कर देता है। अब देखिएगा ये फंक्शन कैसे काम करेगा। नीचे वाला तो वही चलो का हम लोग रिपीट करेंगे, ये दूसरा वाला तरीका का चलो है, ये बाद में बनाएंगे। ठीक है, बट अभी हम देखते हैं ये चलो कैसे काम करता है। तो यहाँ से हटाओ, हम लोग बोलेंगे चलो फंक्शन चलाओ। बस आप लोग रिकर्जन में इतना ही समझ लीजिए कि जैसे ये चलो फंक्शन बना है ना, अब चलो के अंदर ही चलो कॉल हुआ है। जैसे मान लीजिए ये हेलो फंक्शन होता और उसी के अंदर आप हेलो कॉल कर देते, दैट इज अ रिकर्जन, राइट। क्या आपको रिकर्जन समझ में आया? कोई फंक्शन बना रहे हैं और उसको बनाते टाइम उसी के अंदर उसी फंक्शन को दोबारा कॉल मार दिए। ठीक है, कोई फंक्शन बनाते टाइम, कोई फंक्शन बनाते टाइम उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर दिए, ये चीज क्या है? कोई फंक्शन बनाते टाइम उसी के अंदर उस फंक्शन को दोबारा कॉल कर दिए, तो ये चीज क्या कहलाएगा? रिकर्जन। जैसे अभी देखिएगा ये चलना शुरू करेगा और चलता ही रहेगा, सेमीकोलन मिसिंग है। एक्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए चलना शुरू करते हैं और यहाँ पे कुछ, अच्छा ये परसेंटेज जो लिख दिया ना, इसकी वजह से कुछ कुछ वैल्यू अपने आप भरे जा रहा है। अब देख रहे हैं कि चलना शुरू करते हैं और कोई नंबर एक करे जा रहा है, करे जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा, लास्ट में जाके इसको हॉल्ट कर दिया। हॉल्ट करने का मतलब आप लोग समझते हैं कि ये जो वेबसाइट वाले हैं, प्रोग्रामिज.com वाले, जो हम लोगों को दिए हैं कोड लिखने का, वो प्रोग्राम को पकड़ के खींचते हैं, बोले चलो बहुत चल रही है अब रुको। समझें? क्या आपको ये समझ में आया? कोई ऐसा फंक्शन जो खुद को ही कॉल करता रहे, वो फंक्शन रिकर्जन कहलाता है। आगे चलते हैं, पैरामीटर की बात करते हैं। व्हाट इज पैरामीटर पासिंग? पैरामीटर पासिंग यही होता है, जैसे कोई फंक्शन है, ठीक है, जैसे अभी चलो फंक्शन को ही देख लेते हैं। ये जो पहला वाला चलो अगर हटा दे, वैसे उतना मजेदार है नहीं है। ठीक है, ये वाला फंक्शन क्या करता है, एक नंबर लेता है और हर बार नंबर को प्लस प्लस करता है, चलना शुरू करके प्रिंट करता है, फिर चलो कॉल करता है। तो यहाँ पे कोई इसको स्टार्टिंग नंबर देना हो तो हम लोग 10 दे दिए, तो देखिएगा ये 10 से कहानी शुरू करेगा। तो एक सेकेंड, सेमीकोलन कहाँ मिसिंग है? तो ये वाला फंक्शन देखिएगा थोड़ा उससे डिफरेंट बिहेव करेगा। जैसे चलना शुरू करते हैं 11, चलना शुरू करते हैं 12, 13, 14, इसको भी लास्ट में वही होगा, हॉल्ट कराएगा, 5000 पे जाकर रुक गया। बस यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगा सकते हैं, इफ अगर आपका x का वैल्यू बड़ा है किससे, 100 से, तो आप क्या कर जाइए, रिटर्न कर जाइए। अब यहाँ पे चूंकि वॉइड था तो आप कुछ भी रिटर्न वैल्यू नहीं लिखेंगे, बट हाँ सिर्फ सिंपल रिटर्न लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ आए? इसको हम लोग बोलते हैं रिकर्जन का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बेस कंडीशन। बेस कंडीशन मतलब क्या होता है रिकर्जन में? बेस कंडीशन उसको बोलते हैं जिस कंडीशन पे कोड एग्जीक्यूशन रुक जाता है, जिस कंडीशन की वजह से वो जो फंक्शन खुद को ही खुद को ही खुद को ही खुद को ही चले जा रहा है, कोई एक ऐसा कंडीशन होगा जो अचानक से मैच होगा और वो जो खुद को करे जा रहा है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो यही इसका बेस कंडीशन है कि अगर 100 से बड़ा हो गया वैल्यू तो रुक जाएगा। तो अब देखिएगा ये 10 से शुरू होगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 101 तक गया और फिर एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। एक्चुअली 100 तब तक प्रिंट कर चुका होता है। अगर आप इस एक्स प्लस प्लस को पहले डाल देंगे तो पक्का है कि वो 100 पे रुक जाएगा। देखिए 11 है और 100 पे जाकर रुक गया होगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्या आप लोगों को समझ में आया? देखिए दोनों है फंक्शन रिकर्जन। ठीक है, यहाँ पे ना एक काम करते हैं, इस दोनों फंक्शन को हम लोग रहने देते हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग से देखिएगा, एक बार ट्राई कीजिएगा बनाने का, नहीं समझ में आएगा। डेटा स्ट्रक्चर में ये सब पढ़ना है, आएंगे वापस, उसके लिए लास्ट पेज चेक कीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू का। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? इन कॉल बाय वैल्यू एक कॉपी ऑफ वैल्यू इज पास टू फंक्शन, चेंज डू नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल वैल्यू।
अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है, उसके अंदर कोई आप वैल्यू पास कीजिएगा तो उसका कॉपी जाता है, ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं होता। तो आप बस इसको ऐसे याद रख लीजिए, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, किसी भी फाइल का, जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंट है तो उसका आप जीरोक्स किसी को दीजिएगा तो वो कुछ भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वही होता है कॉल बाय वैल्यू में। ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, आप ओरिजिनल वेरिएबल का रेफरेंस पास कर देते हैं, यानी कि एड्रेस ऑफ ए पास कर दिए। जैसे स्कैनफ में आप क्या करते हैं, एड्रेस ऑफ एक्स पास करते हैं, तो वो चाह के भी उसके अंदर, सॉरी, वो चाहेगा तो एड्रेस ऑफ ए अगर आप पास कर दिए तो ए की वैल्यू को चेंज कर देता है, जो कि स्कैनफ से होता भी है। अब प्रिंटफ में आप क्या करते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का तो वैसे तो भारी भारी एग्जांपल सब है, लेकिन सबसे इजी एग्जांपल है, किसी को बताना पड़े तो आप दिखा दीजिए ये इंट एक्स और इसको बोल दीजिए स्कैनफ परसेंट डी, और आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या पास कर रहा है, एड्रेस ऑफ एक्स। एड्रेस ऑफ एक्स पास कर रहा है मतलब क्या है, ये रेफरेंस दे रहा है, तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, कॉल बाय रेफरेंस। मतलब एड्रेस के थ्रू किसी फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, मतलब डेटा दिया जा रहा है। और यहीं पे अगर दूसरा देख लें परसेंट डी, और अगर यहाँ पे नॉर्मली प्रिंट कर रहा है तो ये क्या है बेसिकली, ये क्या है, कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि सिर्फ एक्स पास किया गया, एक्स का एड्रेस नहीं। क्या आप लोगों को ये कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का इजीएस्ट एग्जांपल याद है? अब यहाँ पे कोई डेटा डालने बोला है तो हम 23 डालेंगे तो 23 का 23 दिखेगा। क्या आप लोगों को ये कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस समझ में आया? भाई आ जाना चाहिए, इससे इजी नहीं एग्जांपल कोई बता सकता है। मेरे को लगता है बेस्ट इजीएस्ट एग्जांपल है। जब भी एड्रेस से पास करते हैं तो वो कॉल बाय रेफरेंस है, जब आप नॉर्मली पास करते हैं तो वो कॉल बाय वैल्यू है। अब अगर वैल्यू वाला आपको पता है कि प्रिंटफ के अंदर कोई भी डेटा में एक्स में चेंज नहीं होता है, जबकि इसमें क्या है, अगर आप एक्स का वैल्यू ऊपर 10 रखे हैं तो स्कैनफ के अंदर देखिएगा ये चेंज हो जाएगा, 23 हो जाएगा, या फिर जो भी आप यहाँ इनपुट करते हैं, जैसे मान लीजिए आप 20 करते हैं तो क्या हो गया, 20 चेंज हो गया, और आप देख रहे हैं यहाँ पे बदला हुआ है। क्या ये बात समझ में आया? गुड। स्ट्रिंग क्या होता है, जब भी आप कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एरेज देखते हैं, जैसे मान लीजिए नॉर्मल एरे, नॉर्मल लेटर क्या होता है, ये कैरेक्टर ए, कैरेक्टर बी, कैरेक्टर सी, ऐसा कुछ होता है। बट वहीं पे अगर हम इसका एक स्ट्रिंग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एक कैर नेम या फिर ऐसे वर्ड लिख देंगे और यहाँ पे कुछ साइज दे देंगे कि 4 ठो रखने वाले हैं, और यहाँ पे हम लोग 4 नहीं 3 ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ठो हिडन खाली छोड़ना होता है। तो ऐसे हम रख दिए, क्लियर? तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। जब भी डबल कोट्स में कोई डेटा दिखे तो इसका मतलब वो क्या है, स्ट्रिंग है। आगे चलते हैं। तो स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एंडिंग विथ नल कैरेक्टर, एंडिंग विथ नल कैरेक्टर। उसीलिए आप देखें यहाँ पे साइज तो 4 दिए, बस 3 ही लिखे, क्योंकि लास्ट में आपको दिखता नहीं है, बट लास्ट में एक अदृश्य सा बैकस्लैश लिख रहा है। बैकस्लैश जीरो होता है जिसको हम लोग नल कैरेक्टर बोलते हैं। तो पूछेगा नल कैरेक्टर क्या होता है, तो जो उल्टा स्लैश और जीरो होता है इसको नल कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये कैसे बाहर आ गया, चल तो रहा है ना। हाँ, आगे चलते हैं। पूछ रहा है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन क्या होता है। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मतलब स्ट्रिंग में कुछ चेंजेस करना, डेटा ऐड रिमूव ये सब करना, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन कहलाता है। इट रेफर्स टू ऑपरेशन लाइक कॉपी, कंपेयर, कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है एक स्ट्रिंग है और दूसरा स्ट्रिंग है, दोनों को जोड़ दिए। जैसे आपका मान लीजिए आपके प्रोग्राम में एक मैसेज है हेलो, और यूजर से इनपुट लिए उसका नाम हर्षित, तो हेलो और हर्षित को जोड़ के एक दिखा दिए, तो उसको बोले कॉनकैटिनेट करना, ठीक है। तो स्ट्रिंग पर होने वाले ऑपरेशन है जिसको हम लोग स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बोलते हैं। इसमें कॉपी करना, कंपेयर करना, कॉन्कैटिनेट करना, ये फंक्शन से जनरली किया जाता है। स्ट्रिंग फंक्शन क्या क्या है, तो स्ट्रिंग फंक्शन आर प्री डिफाइंड फंक्शंस, जैसे कि strcpy एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए, strlen किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ पता करने के लिए कि इसमें कितना कैरेक्टर है, strcat मतलब किसी भी स्ट्रिंग को, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से जोड़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज स्ट्रक्चर। 40 क्वेश्चन करेंगे उसके बाद आप लोग को जान छोड़ देंगे, चले जाइएगा। ए स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब इसमें स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपको अगर कभी अपना जरूरत पड़े बनाने का, अगर आपको एक स्टूडेंट नाम का डेटा स्ट्रक्चर बनाना है, मतलब स्टूडेंट डेटा टाइप बनाना है, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखेंगे। तो आपको पता है एक स्टूडेंट में तो बहुत सारा चीज होता है, एक स्टूडेंट तो सिंगल नंबर में नहीं रखा जा सकता, तो इसमें बहुत सारा चीज का कॉम्बिनेशन आएगा, जैसे कि रोल, ठीक है, रोल, अरे यार आ जाओ, रोल हो सकता है, फिर कैर नेम 40 साइज मान लीजिए ले लिए,
तो ये क्या हो सकता है, नाम हो सकता है। तो रोल, नाम और मार्क्स अभी हम तीन ही बना देते हैं। आपका मन करे तो एक और कैर ग्रेड भी बना दीजिए। ठीक है, अब फ्लोट परसेंटेज भी बना दीजिए, हर टाइप का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? तो एक स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट में ना बहुत सारा आप देख रहे हैं क्या है, प्रॉपर्टीज है, कि एक स्टूडेंट का बहुत सारा एडजेक्टिव है, विशेषण, ऐसा समझ लीजिए। तो फिर बोलते ये स्ट्रक्चर होगा। अब स्ट्रक्चर एरे क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे हम लोग बनाए थे, हटाओ इसको, स्टूडेंट बनाए थे, अगर अभी हम यहीं पे ना एक चीज ऐसे बना दे, स्ट्रक्ट, आप लोग देखे थे, इंट एरे 5, इसका मतलब क्या है, ये 5 इंटीजर्स का कलेक्शन है, इसमें क्या है, 5 इंटीजर आ सकते हैं। बट अगर यहाँ पे हम अगर कुछ ऐसा बना दें, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ठीक है, और स्ट्रक्ट स्टूडेंट के बाद हम नाम देते हैं S1। जैसे देखिए इंट हमारा डेटा टाइप था ना, वैसे जो आप स्ट्रक्ट स्टूडेंट बना ये एक डेटा टाइप हुआ, ठीक है, ये इतना डेटा टाइप हुआ। अब जैसे आप एरे नाम दिए थे, आप इसको नाम दे सकते हैं एस एरे, एस एरे मतलब स्टूडेंट एरे, और इसमें आप साइज दे दीजिएगा 5। तो इसमें क्या होगा, 5 स्टूडेंट्स के लिए एरे बन जाएगा। इस पे कभी आगे बात करेंगे। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर बहुत सिंपल बात है। जैसे मान लीजिए अभी क्या है, अगर आपके पास एक डेटा है, इंट ए इज इक्वल टू 10, अगर आप चाहते हैं कि ए को किसी दूसरे वेरिएबल में रखना, तो आप सिंपली ऐसे रख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या होगा, जो भी ए में डेटा 10 था वो बी में चला गया। तो एक वेरिएबल ए का डेटा बी में रखना आसान है, बट अगर ए का एड्रेस रखना हो तो क्या करेंगे, जैसे ये एड्रेस ऑफ ए है, किसी कारण से ऐसा जरूरी है कि ए का पता कहीं जगह पे नोट करके रखना है, तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बना सकते हैं, इंट स्टार सी। अब जो ये स्टार सी है ना, है तो इंट ही टाइप का, बट ये स्टार सी है, स्टार सी मतलब स्पेशल सी। तो ये पॉइंटर है, ये एड्रेस भी रख सकता है, तो ये चाहे तो ए का एड्रेस भी रख सकता है और बी का भी एड्रेस रख सकता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, फिर होता है पॉइंटर टू एरे। पॉइंटर टू एरे का मतलब होता है इट इज अ पॉइंटर दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ एन एरे, इट हेल्प्स एफिशिएंट एरे एक्सेस। अब ये जनरली आप एरे जितना देखते हैं ना, जैसे आप चाहे ये वाला देखें, कहाँ गया, ये जो एरे है ये भी क्या होता है, अगर मेमोरी में 5 इंटीजर है तो पहले वाले का एड्रेस पॉइंट करता है। ये अगर 5 स्टूडेंट है मेमोरी में तो ये पहले वाले का एड्रेस को पॉइंट करेगा। तो ये जो बेसिकली जो वेरिएबल होता है ना, ये आप इसको एरे पॉइंटर भी बोल सकते हैं, इसको भी एरे पॉइंटर बोल सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रक्चर पॉइंटर? स्ट्रक्चर पॉइंटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी आप एक नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, नो स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, जो ये S1 है ना, ये नॉर्मल स्टूडेंट है, ठीक है। अच्छा ये तो स्टूडेंट एरे हम बता दिए थे, ये नॉर्मल स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट। कैसा, जैसा कि इंट x बनता था, इंट x बनता था ना नॉर्मल इंटीजर, वैसे ही एक नॉर्मल स्टूडेंट बना। ये तो स्टूडेंट एरे है, बट अगर आपको पॉइंटर बनाना पड़ेगा तो आप क्या बनाएंगे, जैसे आपको बताते हैं, आप इंट स्टार y करके पॉइंटर बना सकते थे, तो वैसे ही आप स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार S2 करके आप पॉइंटर बना सकते थे, ठीक है। तो ये आपका फाइनल, मतलब ये नॉर्मल जैसे इंटीजर वेरिएबल बनता था इंट एक्स, वैसे ही बनता है। इंट स्टार वाई बनता था, तो यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्टार लिखना होता है, फिर उसका जो भी आपको पॉइंटर का नाम देना है, यहाँ पे वाई दिया था, हम लोग S2 दे दिया। अब ये इंट एरे 5 बनाता था, बट इसमें क्या है, जैसे इसका देखिए ना, इसका डेटा टाइप इंट था, तो सब जगह इंट 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 यूज किया। अब इसका डेटा टाइप स्ट्रक्ट स्टूडेंट है, तो ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्ट्रक्ट स्टूडेंट स्ट्रक्ट यूज किया। बाकी तो जैसे ये एक्स बनाया स्टार वाई एरे 5, वैसे ही S1 स्टार S2 एंड एस एरे। आई होप दैट मेक सेंस। तो यही है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है। एंड अब हम लोग थोड़ा क्विज वगैरह के बारे में बता देते हैं, क्विज वगैरह आप लोग कैसे खेलेंगे, ठीक है। तो आज का जो क्विज है उसका लिंक 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 लिंक, तो एक हम पुराने क्विज पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्ले क्विज, देखिए ये आपका नया क्विज है, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं, बट हम लोग एक दूसरा ओपन कर लेंगे। CYY, ठीक है। सब हम खेल ही के बैठे हैं क्या, अरे यार, C01 देख लेते हैं।
सब खेल के बैठे हैं, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, इसको ना हम दूसरे अकाउंट से खोल के बता देते हैं, ठीक है। तो एक इनकॉग्निटो विंडो खोलते हैं एंड 1 मिनट रुकिएगा, हमको समय दीजिएगा। स्क्रीन शेयर हम दोबारा करेंगे। बस हम ये बता रहे हैं कि क्विज खेलना कैसे है, ठीक है। क्विज खेलना कैसे है ये बता रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोग आजाद हैं, ठीक है। तो स्क्रीन शेयर हो गया है मेरा, क्योंकि देखिए क्विज में हम लोग बहुत सारा चेंज कर दिए हैं, राइट। क्वेश्चन क्यू इक्वल टू सी वाई बाय वन, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं जैसे ही आप पेज ओपन करेंगे तो, अरे यार ये लॉग इन है यार, लॉग आउट कर इसको। यहाँ पे ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट कर दो। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे लॉग आउट रखे ही नहीं है, तो इसका सिंपल है कि आप यहाँ पे जाके ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट कर दीजिए, उसके बाद आपका अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। तो ये लॉग आउट है, ठीक है। दैट्स गुड, वैसे भी लॉग आउट है। अब जैसे ही आप पेज खोलेंगे तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, सी वाई वाई क्विज का नाम, कि किस चीज का क्विज है, ठीक है। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस दिखता है, 150 मार्क्स है और -3 निगेटिव मार्किंग है। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं, देखिए निगेटिव मार्किंग का आदत होना एक अच्छी बात है, इसलिए हम लोग ये डाल दिए थे, ठीक है। तो 1 सेकंड रुकिएगा, फुल स्क्रीन मेरे को कर लेने दीजिए। हाँ, तो अब आपको दिख रहा है, राइट। ज्वाइन द क्विज सी वाई वाई क्विज, ये बेसिकली क्विज का नाम है, ठीक है। अब ऐसा अलग अलग क्विज का नाम चेंज होते रह सकता है। क्वेश्चन इसमें 10 है, किसी में 15 क्वेश्चन होगा। आज वाला जो क्विज मिलेगा उसमें 15 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। गुड। अब 150 मार्क्स टोटल आपका होगा, हर क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आज वाला 15 क्वेश्चन है तो 15 × 15 कर लीजिए, 225 मार्क्स का आज टोटल होगा। -3 इसका निगेटिव पॉइंट है। अब लॉग इन करने बोल रहा है या फिर रजिस्टर कीजिए, तो चलिए हमें फटाक से रजिस्टर कर देते हैं। रजिस्टर में हम लोग नाम दे दिया अंकित कुमार, एंड मैं अपना कॉलेज चूज कर देता हूँ, कहाँ गया, RN कॉलेज हाजीपुर, ठीक है। सेमेस्टर की बात करें तो हम अदर चूज कर देते हैं क्योंकि मैं पास आउट हूँ। ईमेल की बात करेंगे तो हम अपना लिख देते हैं ankit.techclub@gmail.com, ये मेरा ईमेल एड्रेस है पर्सनल, तो मेल मत करना इस पे। ये मेरा नंबर है, बट ये नंबर हम यूज कर चुके हैं तो हम दूसरा यूज करेंगे, वरना ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। 50 65 62, 70 61 50 65 62, पासवर्ड हम डाल देंगे फिलहाल के लिए, इजी सा कुछ। रजिस्टर करेंगे तो जैसे आप रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे तो ये अकाउंट ट्राई करेगा कि आपको रजिस्टर कर ले, ठीक है। अभी ये नेटवर्क एरर क्यों आ रहा है, 1 सेकंड। अच्छा, कभी ऐसा एरर आए तो आप डायरेक्टली ट्राई कीजिएगा दोबारा लॉग इन कर लेने का, मतलब जो भी आप यूजर नेम पासवर्ड बनाए हैं, अगर सिर्फ नेटवर्क एरर दिखा रहा है तो आप क्या कीजिए, दोबारा जो भी आपका नंबर है एंड जो पासवर्ड आप बनाए थे उससे आप ट्राई कीजिए लॉग इन करने का, ये लॉग इन हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट, हो जाओ भाई लॉगिन। ये हो गया लॉगिन। जैसे ही लॉगिन हो जाएगा आपसे ये पूछेगा क्विज शुरू करने से पहले बताइए आपने क्लास किया था या नहीं किया था। तो अंकित ये मेरा नाम बस बता रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ क्लास तो किए हैं, अब क्विज शुरू करो। तो पूछ रहा है सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो इसमें ये सारी चीजें होता है। नेक्स्ट, ऊपर देख रहे हैं आप टाइमर बता रहा है कि अगर आप फर्स्ट 5 सेकंड में जवाब देते हैं तो आपको ये 15 पॉइंट देगा, ठीक है। सी अब देखिए, अब 10 पॉइंट पे आ गया। तो हम लोग यहाँ पे बता देंगे इस बार क्या है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, ठीक है। इस बार देखिए हम लोग लास्ट तक वेट करते हैं, देखते हैं कितना पॉइंट मिलेगा। अभी तक मेरा 25 पॉइंट हो चुका है क्योंकि हम 2 सही आंसर दिए। अब अगर अभी हम 10 से और नीचे जाएंगे ना तो मेरे को ये अभी 10 पॉइंट मिलेगा अगर अभी हम क्लिक कर देंगे तो, ठीक है। बट अगर इससे भी हम पीछे जाएंगे, अब देखो हमको 7 ही पॉइंट मिलेगा अगर हम 15 सेकंड से कम में जवाब देंगे, तो अब हम जल्दी से दे देंगे। कीवर्ड्स क्या है, रिजर्व्ड वर्ड्स, तो फटाक से दे देते हैं। अब हम फटाफट से आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, मेमोरी लोकेशन फॉर अ डेटा, कांस्टेंट क्या है, फिक्स्ड वैल्यू, प्रोग्राम में डेटा टाइप क्या होता है, ये डेटा टाइप बताता है, ऑपरेटर क्या है, सिंबल होता है, एल्गोरिदम क्या है, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट्स इट। अब यहाँ पे फीडबैक में ईमानदारी से आप लिखिएगा, अगर कोई बच्चा अगर इसको खाली छोड़ देता है तो ये समझा जाए कि आप क्लास अटेंड नहीं किए हैं। तो अभी हम थोड़ा जल्दी में, तो इसलिए हम लोग लिख देंगे गुड, क्विज वाज गुड, बट मेरा डाउट है। अब यहाँ से जो भी आपका डाउट है वो आप ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप सबमिट क्विज पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्विज सबमिट करेंगे तो आपको वो जो लीडर बोर्ड होता है ये दिखाएगा कि हाँ आप कितना क्वेश्चन, लीडर बोर्ड नहीं, ये बेसिकली रिव्यू पेज है, कि आपको दिखाएगा कि आप क्या क्या क्वेश्चन गलत किए हैं क्या सही किए हैं।
पहला क्वेश्चन है अच्छा रॉन्ग हम एक भी नहीं किया, निगेटिव मार्किंग नहीं है, और 137 मेरा स्कोर है। पहले क्वेश्चन पे मेरे को 15 मार्क्स मिला था, 4 सेकंड में जवाब दिए, 10 मार्क्स, 7 मार्क, ये 22 सेकंड में जवाब दिया, इसलिए 7 मार्क्स। तो आप देख रहे हैं ऐसे ही है, हर क्वेश्चन पे दिखेगा, और यहाँ पे बता रहा है कि सही आंसर क्या है, और अगर हम गलत चूज किए होते ना तो वो भी हमको बता देता। लीडर बोर्ड पे जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग पहले ही इसको खेल चुका है। अभिनव सबसे पहले है, सेकंड पे है सुरेश खिलाड़ी। अब सुरेश खिलाड़ी कौन है ये हम लोग कल के क्लास में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अनहोली कन्फेशंस, अच्छा ये कोई और बालक होगा। विक्की, प्राची, शिवम, नीतीश, ये कुछ लोग हैं जो 5th सेमेस्टर के हैं, जिनको हम लोग पता नहीं टेस्ट लिए और ये लोग फेल कर गया, ठीक है। तो दैट्स इट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ही आप ये देख लेते हैं रिव्यू पेज, इसके बाद आप यहाँ पे दोस्तों को चैलेंज करो पे क्लिक करेंगे। ये बहुत जरूरी है, कम से कम एटलीस्ट 3 से 5 दोस्तों को आप यहाँ पे जाके इनवाइट कीजिए, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आया। हाँ एक चीज और है, अगर आपको वापस रिव्यू देखना है तो आप पीछे क्लिक करके रिव्यू दे सकते हैं। लीडर बोर्ड पे जाएंगे तो आप डायरेक्टली अपने दोस्तों को चैलेंज कर सकते हैं। क्या ये पूरा फ्लो समझ में आया? सबसे पहले रजिस्टर करना है, और अगर रजिस्टर में दिक्कत आए तो लॉग इन कर लेना है, ठीक है। अच्छा अगर एक बार आप क्विज सबमिट कर लेंगे और बार बार उस क्विज को रीलोड करेंगे तो आपको बार बार वो वही लीडर बोर्ड दिखा देगा, वे सेशन मिली है, पहले से आप सबमिट कर चुके हैं तो ये आपको डेटा दिखा देगा पुराना स्कोर। और हाँ एक क्विज आप दोबारा प्ले नहीं कर सकते। क्या ये बात सबको समझ में आया कहानी? सबसे पहले रजिस्टर करना है, और अगर रजिस्ट्रेशन मतलब एरर वगैरह बताता है, नेटवर्क वगैरह एरर, तो आप कुछ नहीं करना है, जो भी आप यूजर नेम एंड पासवर्ड डाले हैं वो आप हम लोगों को मतलब वो फिर से आप लॉगिन स्क्रीन पे जाके लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, इसको हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ सबको मिल गया होगा। अब तक हम लोग 40 क्वेश्चन कर चुके हैं टोटल, इसमें 100 क्वेश्चन करना है अपने को। कल हम लोग एक बार में 60 क्वेश्चन खत्म कर देंगे, ठीक है। क्लियर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून, ठीक है। जो समझना है समझ लो। काम बिगाड़ भी देता है फ्री वाला, क्या कह रहा था? अच्छा चैट बंद है, 1 मिनट हम चैट ऑन कर देते हैं, किसी का कुछ सवाल होगा तो ले लेंगे। बताओ भाई, कोई डाउट? एक इशू आ सकता है, कुछ लोगों को आता है कि जब आप रजिस्टर करने का ट्राई करते हैं ना तो वो रजिस्टर में नेटवर्क एरर बोल देता है। तो जो भी आप यूजर नेम एंड पासवर्ड बनाए उसको याद रखिएगा, लॉगिन में जाके फिर उससे लॉगिन कीजिएगा, काम हो जाएगा। और एक बार लॉगिन कर लीजिएगा, दोबारा कभी लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, डेली क्विज खोलिएगा अपने आप खुल जाएगा। आप शायद आर्यन कॉलेज से हैं, तो सुहानी जो है आपकी हेल्प करेंगे इसमें, ठीक है। क्विज आपको 9 बजे एग्जैक्टली मिल जाएगा, हमारे टीम मेंबर्स इसका ध्यान रखेंगे कि सबको 9 बजे क्विज मिल जाए, ठीक है। एंड आज जो क्विज में सबसे मतलब जो लोग भी टॉप स्कोर करेंगे, राइट, जो लोग भी टॉप स्कोर करेंगे उन लोगों को हम लोग कुछ क्या देंगे, गिफ्ट देंगे। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आज कुछ गिफ्ट देंगे क्योंकि हम लोग पहले बार इसको कर रहे हैं। हाँ एक वो रजिस्टर और लॉगिन वाला इशू है, वो मेरे को दिख गया है कि हाँ वो गड़बड़ होता है और बहुत लोगों का हो रहा है। तो उसको हम पहले फिक्स करेंगे, इसीलिए 9 बजे तक का हम लोग टाइम ले रहे हैं। 9 बजे उसको फिक्स कर देंगे, बाकी सब बढ़िया है। एक कल 1 रुपया वाला चॉकलेट मिलेगा, क्या दिलवा रहा है भाई? कल वाला चॉकलेट मेरा भाई, तुम यूपीआई नहीं किए, तुमको बोले थे भाई, तुम किए होते तो मिल जाता। दोबारा कर लीजिएगा, मिल जाएगा उस। ये क्या है? थैंक यू भाई, हैव अ गुड डे। अभिनव क्लास एंड करते हैं, बाकी सभी लोग ध्यान रखेंगे, सबको अपने पीडीएफ का लिंक मिल, मतलब लिंक क्या, पीडीएफ डायरेक्ट मिल जाए। दूसरा क्विज का लिंक मिल जाए, 9 बजे सब लोग प्ले कर पाए। और आप अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए, नहीं कीजिएगा तो पाप लगेगा। बाय।